नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ऑप्टिक्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ऑप्टिक्स क्या होती है। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट। फिजिक्स की वह शाखा जिसके बारे में हम लाइट की स्टडी करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, तो वो ब्रांच हमारी क्या कहलाती है, ऑप्टिक्स। तो यहाँ पे हम इसमें यहाँ से यहाँ तक नोट कर सकते हैं जो मार्क किया हुआ है। ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट। नेक्स्ट इसमें सबसे पहले हम क्या बोलते हैं ऑप्टिक्स में कि रे है या फिर बीम। रे और बीम में क्या डिफरेंस होता है। जो पाथ के जब हमारी लाइट ट्रेवल करती है तो उस लाइट के पाथ की जो डायरेक्शन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रे। तो रे इज डायरेक्शन ऑफ द पाथ टेकन बाय द लाइट। लाइट ने कौन सा पाथ लिया है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमारी रे कहलाएगी। इसके बाद होता है बीम। द स्ट्रीम ऑफ लाइट एनर्जी इज कॉल्ड बीम, या फिर हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। जो हमारी इकट्ठी नंबर ऑफ बहुत सारी रेज आए कंबाइन, उन्हें हम क्या कहेंगे, बीम। तो दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आता है टॉपिक हमारा रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या है हमें डायग्राम से ही पता चल रहा है। जब भी हमारी लाइट किसी पॉलिश सरफेस पे इंसिडेंट करती है और रिफ्लेक्ट होके वापस से उसी मीडियम में चली जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे क्या दिखाया है हमने, कोई लाइट इंसिडेंट कराई है किसी पॉलिश सरफेस पे, वो एंगल आई से इंसिडेंट हुई है और रिफ्लेक्ट होके वापस उसी मीडियम में चली गई है। तो यहाँ पे दो एंगल दिखाई दे रहे हैं, एक आई और एक आर। आई को कहते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो हमारी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है, और आर को कहते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है। इसके बाद आता है लॉज क्या होते हैं रिफ्लेक्शन के। एक तो तुम्हें क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों क्या है, सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं और तीनों ही किसमें, सेम प्लेन में और सेम ही साइड है। सेकंड क्या है, इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल होता है हमारा किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। मतलब आई और आर इक्वल होते हैं, जितने एंगल से लाइट इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में चली जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वैसे तो ये पहले भी पढ़ चुके हो तुम 10th क्लास में, फिर भी एक बार रिपीट करा देते हैं जल्दी से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द फिनोमिना ऑफ डेविएशन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रेज फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ वाइल पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। मतलब क्या है इसका, जब हम किसी भी लाइट रे को इंसिडेंट कराते हैं रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ, तो हमारी जो इंसिडेंट रे होती है डेंसर मीडियम में वो अपने एक्चुअल पाथ से नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। यही जो प्रोसेस होती है, फिनोमिना होती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि हमने कोई लाइट इंसिडेंट कराई है एंगल आई से, वो अपने यहाँ पे एक्चुअल पाथ पे आनी चाहिए थी बट यहाँ पे ना आके वो बेंड हो गई नॉर्मल की साइड, और यही प्रोसेस हमारी क्या कहला रही है, रिफ्रैक्शन। और यहाँ पे जो रे आएगी उसे क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। तो यहाँ पे आई एंगल ऑफ इंसिडेंट और आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके भी लॉज होते हैं। फर्स्ट लॉ क्या है इसका, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल। अपोजिट साइड्स, यहाँ पे नॉर्मल बना हुआ है हमारा, इंसिडेंट रे यहाँ पे है और इसके अपोजिट क्या है हमारी, रिफ्रैक्टेड रे। तो इसमें उसमें क्या थी, सेम प्लेन में थी, सेम साइड थी, इसमें अपोजिट साइड होती है बट प्लेन तीनों का क्या होता है, सेम होता है। सेकंड क्या होता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू ए कांस्टेंट। यहाँ पे जो साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल एक कांस्टेंट के इक्वल होता है, और इसे हम क्या भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट खत्म हो गया है। इसके बाद हम यहाँ पे बता रहे हैं कि जो लाइट हमारी कहाँ जाती है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ। अब रेयर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है। तो रेयर मीडियम क्या होता है, जहाँ पे मटेरियल की डेंसिटी कम होती है उसे रेयर बोलते हैं, और जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ पे
उसे क्या बोलते हैं हम, डेंसर बोलते हैं। यहाँ या कह सकते हैं जहाँ पे एयर कम हो वो हमारा रेयर हो गया, और जहाँ पे एयर ज़्यादा हो वो हमारा डेंसर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है हमारा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए ग्लास, रिफ्रैक्ट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब हम लाइट वेव्स को एयर में ट्रेवल कराएंगे और उसे फिर दोबारा से ग्लास में ट्रेवल कराएंगे, उन दोनों का जो रेशियो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये फॉर्मूला नोट करना है यहाँ से उसका। इसके बाद आता है हमारा लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला पहले भी पढ़ चुके हो तुम 10th में। क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ पे f हमारी क्या होता है, होती है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, u डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, एंड v डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। पता चल गया। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f इज, ये क्या होगा हमारा लेंस फॉर्मूला। इसके बाद सेकंड टॉपिक है, इसमें हम जो हमारी फोकल लेंथ होती है कन्वेक्स लेंस के लिए हम हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और कनकेव के लिए हम हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव। अगर फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव गिवन है तो हम क्या समझ लेंगे, कन्वेक्स लेंस के लिए। अगर नेगेटिव गिवन है तो किसके लिए, कनकेव लेंस के लिए। तो इस पे डायरेक्ट डेरिवेशन नहीं है, ये फॉर्मूला पढ़ना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल करने एक दो, वो मैं बताऊंगी अभी आगे। नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ ए लेंस। पावर क्या होता है, हमारी फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल ही लेंस की क्या कहलाता है, पावर। बट हमारी जो फोकल लेंथ हमेशा किस में होनी चाहिए, मीटर में। तो 1/f ब्रैकेट में लिख दिया, मीटर में होनी चाहिए। किसके इक्वल होता है, पावर के इक्वल। अगर हमें 2 फोकल लेंथ दे रखी हैं तो हम फॉर्मूला लगाएंगे कंप्लीट फोकल लेंथ निकालने के लिए 1/f प्लस 1/f2 इक्वल टू आ जाएगा 1/f के। फिर यहाँ से हम पावर निकाल सकते हैं, p इक्वल टू 1/f। 2 मेथड से हो जाता है, दूसरा न्यूमेरिकल में बताऊंगी मैं। नेक्स्ट देखो आगे न्यूमेरिकल दे रखा है, लेंस हैज ए पावर -2.5, और पावर का ही हमारी जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, डायोप्टर, और जिसे किससे डिनोट करते हैं हम, D से। तो इसीलिए यहाँ पे जो ये लेंस ऑफ ए पावर क्या दे रखी है, -2.5 डायोप्टर, D से डिनोट किया गया है। यहाँ पे तुम्हें पावर दे रखी है माइनस में, तो समझ जाना चाहिए अगर पावर माइनस में है तो फोकल लेंथ भी किस में आएगी, माइनस में। तो लेंस कौन सा हो जाएगा हमारा, कनकेव। नेक्स्ट आगे पढ़ो, क्या पूछा, व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द लेंस। तो नेचर ऑफ लेंस बता दिया पहले ही हमने, देख के कौन सा होगा, कनकेव। अब क्या निकालनी है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होगी, पावर होती है हमारी 1/, फोकल लेंथ। तो यहाँ से फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, 1/, पावर। तो -2.5 को डिवाइड कर देंगे और ये हमारे क्या आ जाएगी, यहाँ से फोकल लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 लेंसेज, 1 फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, पॉजिटिव है तो कौन सा लेंस है, कन्वेक्स, एंड अनदर ऑफ फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर, माइनस है तो कौन सा लेंस है, कनकेव, आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, दोनों कॉन्टैक्ट में रख दिए गए हैं। व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, इनकी फोकल लेंथ क्या होगी और पावर क्या होगा कॉम्बिनेशन का। तो हम क्या करते हैं, पहले दोनों को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, सेंटीमीटर में दे रखे हैं क्योंकि हमारी फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। तो यहाँ से जब मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.2 आ गया, और यहाँ पे 0.15, 100 से इसे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया इन दोनों को, तो मीटर में पहुंच गए। फिर हमने पहले लेंस के लिए पावर निकाली है, 1/f1, 1/0.2 आ गए, 5 डायोप्टर। फिर हमने क्या निकाली, सेकंड लेंस के लिए 1/f2, तो सेकंड की फोकल लेंथ लिख दी हमने, सेकंड की पावर आ गई है। अब दोनों के कॉम्बिनेशन P1 प्लस P2 करेंगे तो टोटल पावर आ जाएगी हमारी। तो P1 प्लस P2 किया तो -1.67 डायोप्टर क्या आ गई, कंप्लीट पावर। यहाँ से फिर कंप्लीट फोकल लेंथ निकाल देंगे जो न्यू लेंस बनी है उसकी, तो वो क्या हो जाएगा, 1/, पावर। तो 1/, में पावर कर दिया हमने, तो कैलकुलेट करने के बाद हमारी क्या आ गई, फोकल लेंथ किस में आई है, माइनस में। अगर माइनस में है तो हमारा लेंस कौन सा हो गया, कनकेव। तो हमें नेचर भी पता चल गया लेंस का, कौन सा लेंस है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस पे बेस्ड जो तुम्हें पढ़ने हैं।
इससे आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? एक तो इंटरनली बात कर रहे हैं, दूसरा किसकी कर रहे हैं? रिफ्लेक्शन की। तो रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा था? जिस मीडियम में हम लाइट इंसिडेंट कराते हैं, रिफ्लेक्ट होकर लाइट वापस से उसी मीडियम में चली जाती है। तो ऐसा इसमें भी होना चाहिए। बट इंटरनल का मतलब क्या है? यहाँ पे जो नॉर्मल रिफ्लेक्शन था उसमें हम लाइट इंसिडेंट करा रहे थे रेयरर से डेंसर मीडियम में, बट यहाँ पे क्या कराएंगे? इंटरनली डेंसर से उल्टा रेयरर मीडियम में कराएंगे हम। तो हमने सबसे पहले लाइट इंसिडेंट कराई डेंसर मीडियम से, रिफ्रैक्ट होके वो किस में चली गई? रेयरर मीडियम में। फिर हमने क्या किया? जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस था उसे थोड़ा बढ़ा दिया और हमने देखा कि जो हमारी लाइट है वो रिफ्रैक्ट होने की जगह कहाँ पे चली गई है? इंटरफेस पे, और नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना लेती है। फिर हमने सोचा कि इस एंगल को और बढ़ा के देखते हैं। फिर हमने और बढ़ा के देखा तो हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे थी वो नॉर्मल पे जाने की जगह वापस से सेम मीडियम में वापस आ गई। तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है? टोटल इंटरनल, मतलब इंटरनली ही हम लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं और वापस उसी मीडियम में हमारी क्या आ रही है? लाइट आ रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसके लिए कंडीशन क्या आ गई? जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर देन होना चाहिए आईसी। आईसी मतलब क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल क्या है हमारा? एक ऐसा इंसिडेंस एंगल जिसपे रिफ्रैक्टिव एंगल हमारा कितना हो जाए? 90 डिग्री। उसे हम क्या कहेंगे? क्रिटिकल एंगल। तो हमने डेफिनेशन दिए, द क्रिटिकल एंगल ऑफ ए मीडियम इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन एयर इज 90 डिग्री। इसके बाद अगर हम कंडीशन की बात करें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, तो क्या हो जाएंगी? सबसे पहले तो यही होना चाहिए, इसमें लाइट हमारी डेंसर से किस में जानी चाहिए? रेयरर मीडियम में। और सेकंड क्या हो जाएगा? हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए किससे? क्रिटिकल एंगल से। अभी क्रिटिकल एंगल भी बता चुके हैं आपको क्या है। तो हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या हुआ कि जब हम डेंसर मीडियम से लाइट इंसिडेंट कराए और वापस से लाइट रिफ्लेक्ट होके डेंसर मीडियम में ही आ जाए, तो ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसके लिए हमारी कंडीशन क्या है? 2, कि हमारी लाइट हमेशा डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ ट्रेवल करेगी, और सेकंड हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा ग्रेटर देन होगा क्रिटिकल एंगल से। फिर आता है इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज कहाँ होता है। तो इसकी 4-5 एप्लीकेशन है। जो हमारे ऑप्टिकल फाइबर होते हैं घरों में, डिश टीवी वगैरह लगे होते हैं, उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज किया जाता है। इसके बाद जो हमारी एलईडी पैनल्स होते हैं उनमें डिस्प्ले के लिए रिफ्लेक्शन का यूज किया जाता है। जो हमारी लाइट को फिल्टर करते हैं उनमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज किया जाता है। तो इस तरह और भी कई जगह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज किया जाता है। हमारी रेन सेंसर्स होते हैं जिसमें पहले पता लगा लेते हैं कि रेन आने वाली है, उनमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज किया जाता है। तो ऐसे 4-5 एप्लीकेशन लिख देनी है तुम्हें। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हमें छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, मतलब छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके दिखाता है। उसे हम बेटर वे में उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप। तो ये हमारे 2 तरह के होते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ऐसे ही हमारा सेकंड इंस्ट्रूमेंट होता है टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या कर रहा था? छोटी चीज को बड़ा करके दिखा रहा था, और टेलीस्कोप क्या करता है? दूर की चीज को पास ला के दिखाता है। मतलब जिस चीज को हम बिना किसी इंस्ट्रूमेंट अपनी आंखों से नहीं देख सकते, टेलीस्कोप की हेल्प से हम उसे क्लियरली देख पाते हैं। फिर आता है इनके यूज कहाँ होते हैं। तो इनके माइक्रोस्कोप के 4-5 यूज लिखने हैं हमें, उसके बाद टेलीस्कोप के 4-5 यूज लिखने हैं। माइक्रोस्कोप का यूज कहाँ किया जाता है? स्कूल कॉलेजों में भी बच्चे करते हैं, जैसे दही में कीटाणु दिखाते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से बच्चों को। फोरेंसिक साइंस है, उसमें भी माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। ज्वेलर्स होते हैं, वे छोटी छोटी डिज़ाइन बनाने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। जियोग्राफिक्स होते हैं, वो हमारी चट्टान वगैरह की कंपोजिशन किस तरह से बनी है, उसमें माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। साइंस टेक्नीशियन है, वाटर के सैंपल कितना पॉल्यूशन है उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो ऐसे हमें ये 4-5 यूज लिखने हैं इसके। इसके बाद आता है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप कहाँ कहाँ यूज किया जाता है?
टेलीस्कोप मोस्टली कहाँ यूज किया जाएगा, जैसे ये हमारे रॉक्स वगैरह, चट्टान वगैरह को हम दूर से देखते हैं तो वहाँ पे वो क्या करेगा, चट्टान को पास ला के दिखाएगा, वहाँ पे भी इसका यूज किया जाता है। लेबोरेटरी में भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। और लाइट की वेवलेंथ देखनी है या फिर उसकी बैंडविड्थ के इफेक्ट देखने हैं तो वहाँ पे भी जो स्पेक्ट्रोमेट्री होती है वहाँ पे भी टेलीस्कोप का यूज किया जाता है। लॉन्ग फोकस कैमरा बनाने हमें तो वहाँ पे भी टेलीस्कोप का यूज किया जाता है। तो ऐसे 4-5 इसके यूज इसके लिखने हमें, और यहाँ पे तुम्हारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाती है। बस इतना ही पढ़ना था ऑप्टिक्स में।